नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज चर्चा करेंगे इजराइल फिलिस्तीन में छिड़े युद्ध के कारण 60,000 फिलिस्तीनी मुस्लिमों की मौत का कौन जिम्मेदार है। क्या आतंकी संगठन हमास जिम्मेदार है या वो मुस्लिम मुल्क जिन्होंने पूरे फिलिस्तीन को आतंक की फैक्ट्री बनाकर रख दिया, जिसके कारण अमेरिका और इजराइल अब पूरे गाजा का नक्शा ही बदलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि गाजा में अक्टूबर 2023 से हमास और इजराइल में जंग जारी है, जो लाखों फिलिस्तीनियों की गाजा से बेदखली का कारण बन रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे और 251 को अगवा कर लिया गया था। इसके बाद से इजराइल लगातार हमला कर रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि अब तक 60,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, लाखों की संख्या में लोग घायल हैं। गाजा का हाल खंडहर के मुताबिक बन चुका है। इजराइल का मुख्य लक्ष्य गाजा से हमास को पूरी तरीके से खत्म करना है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कई बार दोहराया कि गाजा में अब कोई हमास नहीं होगा। इजराइल ने गाजा पट्टी का पूर्ण नियंत्रण करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य हमास का खात्मा और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजराइल गाजा की 1 इंच जमीन भी अब छोड़ना नहीं चाहता है। लाखों फिलिस्तीनियों के विस्थापन पर ट्रंप का प्रस्ताव चौंकाने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के भविष्य को लेकर एक विवादास्पद योजना पेश की है, जिसको कार्यरूप अब दिया जा रहा है। इस योजना के तहत गाजा पट्टी को पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है। फिलिस्तीनियों को मिस्र, जॉर्डन और अन्य पड़ोसी देशों में स्थायी रूप से बसाने की योजना है। ट्रंप की माने तो गाजा को वह मध्य पूर्व के रिवेरा यानी समुद्र तट पर बसा एक बेहतरीन शहर मानते हैं और कहते हैं इसी के तौर पर गाजा को विकसित किया जाएगा, जिसका नियंत्रण अमेरिकी प्रशासन संभालेगा। अमेरिका की माने तो गाजा में बसने वाला शहर दुनिया का सबसे आलीशान शहर होगा, जहां दुनिया भर के अरबपतियों का आशियाना होगा। अमेरिका अरब देशों जैसे मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन, यूरोपीय संघ को गाजा के पुनर्निर्माण और सुरक्षा में शामिल करना चाहता है। हालांकि इस योजना में अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन इस अंतर्राष्ट्रीय योजना को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जा रहा है, क्योंकि जबरन आबादी का विस्थापन एक तरीके का क्राइम है। लेकिन ट्रंप अपने मूल रुख पर कायम है। वहीं इजरायल गाजा के पुनर्निर्माण को लेकर फंडिंग चाहता है, लेकिन इसके लिए वह हमास के प्रभाव के बिना और पुनर्निर्माण प्रक्रिया में अपनी ही निगरानी में इस तरह का डेवलपमेंट चाहता है। गाजा में फिलिस्तीनियों के विस्थापन और पलायन के लिए और उस परिस्थितियों के लिए अमेरिका और इजरायल के साथ कुछ हद तक पड़ोसी मुल्क वह मुस्लिम मुल्क भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने यहाँ आतंक की फैक्ट्री चलाई थी, लेकिन गाजा वासियों के लिए अब अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। हालांकि इसके लिए किसी एक पक्ष को पूरी तरीके से जवाबदेह या गुनाहगार ठहराना उचित नहीं होगा, क्योंकि इजरायल की भूमिका की बात करें तो इजरायल के गठन के बाद 1948 के अरब इजरायल युद्ध के परिणाम स्वरूप लाखों फिलिस्तीनियों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा। 1948 के युद्ध के बाद हालात को फिलिस्तीनी नकबा कहते हैं, जिसे विपत्ति कहते हैं, जिसमें भविष्य के विस्थापन की नींव रखी। 2005 तक गाजा पर इजरायल का सीधा नियंत्रण था। 2007 में हमास के सत्ता में आने के बाद इजरायल ने गाजा पर कड़े नाकेबंदी लगा दी। इस नाकेबंदी में हथियारों की तस्करी और हमलों को रोकने के उद्देश्य था। आतंकी हमलों के शिकार इजरायल ने हमास के रॉकेट हमलों के जवाब में गाजा पर कई बड़े सैन्य अभियान चलाए, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही और पलायन हुआ। इजरायल ने गाजा पर पूर्ण नियंत्रण करने की योजना बनाई है, जिसका मकसद हमास का खात्मा और बंधकों की रिहाई है। इन योजनाओं में फिलिस्तीनी आबादी को गाजा से बाहर निकाल फेंकना है। अमेरिका के समर्थन से कुछ लोग इजरायल की नीतियों, जिसमें गाजा के सैन्य अभियान और बस्तियों का विस्तार शामिल है, को बढ़ावा देना वाला मानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे कुछ अमेरिकी नेताओं ने गाजा पर अमेरिकी हक और फिलिस्तीनियों को पड़ोसी देशों में विस्थापित करने का प्लान पेश कर दिया, जिससे हालात और बिगड़े हैं।
अधिकांश मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में आतंकी गतिविधियों को फंडिंग देते हैं, लेकिन गाजा के फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ शरण देने या उनके लिए ठोस समाधान प्रदान करने में अमेरिकी दबाव के चलते बचते दिखते हैं। मिस्र और जॉर्डन जैसे पड़ोसी मुस्लिम देशों ने गाजा से आने वाले फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए अपनी सीमाएं काफ़ी हद तक बंद रखी हैं। ऐसे मुल्क अल नकबा के डर से चिंतित है जिसमें लाखों लोग विस्थापित हुए थे। कुछ मुस्लिम देश जैसे मिस्र और सऊदी अरब गाजा के पुनर्निर्माण और फिलिस्तीनियों के विस्थापन को रोकने के लिए पुनर्निर्माण का प्रस्ताव भी लाए, लेकिन ट्रंप के प्रस्ताव को देखते हुए यह मुल्क भी अब किनारा काट रहे हैं अपने प्रस्तावों से। फिलिस्तीन में आतंकी फैक्ट्री बनाने वाले तमाम मुस्लिम मुल्कों ने हालात से मुंह मोड़ा हुआ है। यह स्थिति मुस्लिम देशों के दोगले चरित्र पर भी सवाल खड़ा करती है। फिलिस्तीन को आतंकी फैक्ट्री बनाने में कई मुस्लिम मुल्कों का हाथ रहा, जो हमास को कई स्रोतों से फंडिंग की व्यवस्था कराते रहे, जिसमें राज्य प्रायोजित समर्थन, निजी दान और आंतरिक गतिविधियां भी शामिल रहीं। आपको बता दें कि ईरान को हमास का सबसे बड़ा वित्तीय और सैन्य समर्थक माना जाता है। अमेरिकी गृह विभाग की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ईरान फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठनों हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को सालाना तकरीबन 100 मिलियन तक की सहायता प्रदान करता रहा। $100 मिलियन की फंडिंग हथियारों, प्रशिक्षण और परिचालन खर्चों के लिए उपयोग में की जाती रही। कतर ने भी ईरान की तरह हमास को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की, खासकर गाजा पट्टी में मानवीय और नागरिक परियोजनाओं के लिए, लेकिन अक्सर इसका एक हिस्सा हमास के सैन्य विंग तक पहुंचाने का भी आरोप लगा। तुर्की विशेष रूप से राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के शासन में हमास का एक और महत्वपूर्ण समर्थक बन गया। तुर्की ने हमास के कुछ शीर्ष नेताओं को अपनी शरण भी दी। हमास ने एक वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो को भी विकसित किया, जिसमें सूडान, अल्जीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में संचालित कंपनियां शामिल हैं। मुस्लिम देशों की समर्थित इन कंपनियों के माध्यम से हमास सैकड़ों मिलियन डॉलर का राजस्व उत्पन्न करता रहा, जो आतंकी फैक्ट्री में लगाता था। हमास ने गाजा के भीतर व्यापार और इंडस्ट्री के जरिए भी अपना एक बड़ा फंड तैयार किया। कुछ रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि युद्ध के दौरान हमास को तमाम मुस्लिमों के जरिए ऑनलाइन दान में भी वृद्धि हुई। हमास ने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी धन जुटाया, लेकिन ये लेन देन का पता लगाना कठिन होता है। हालांकि इजरायल और अमेरिका ने ऐसे क्रिप्टो खातों को फ्रीज करने के लिए भी कदम उठाए। सवाल उठता है कि फिलिस्तीन के मुस्लिम यहूदियों को क्यों वहां से बाहर करना चाहते हैं। इजरायल से उनकी क्या दुश्मनी है। आपको बता दिए, आपको यह जान के आप चौंक जाएंगे कि असल में इस जमीन पर शुरू से ही यहूदियों का एकाधिकार रहा, लेकिन कई युद्धों ने उन्हें इस इलाके से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। यहूदियों की बात करें तो उनको भारत को छोड़कर दुनिया के तमाम देश नफरत का शिकार बनाते रहे, जबकि उनका इतिहास हजारों साल पुराना है। इजरायल के यहूदियों का यरूशलेम शहर से हजारों साल का गहरा ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध है। यहूदी 3000 साल पहले से यरूशलेम में रहते हैं, लेकिन लगातार हमलों ने इलाकों से उन्हें बेदखल करते रहे, वह लेकिन बार बार वापस आते रहे। आपको बता दें कि प्राचीन काल में यहूदियों का यरूशलेम पर शासन रहा। लिखित इतिहास में लगभग 1000 ईसा पूर्व में राजा डेविड ने यरूशलेम को यहूदी राज्य की राजधानी बनाया, जिसके बाद किंग सोलोमन ने यहाँ पहला यहूदी मंदिर बनवाया, जो यहूदी धर्म का केंद्र बना। 597 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा नेबूकदनेजार द्वितीय ने पहली बार यरूशलेम पर हमला किया और यहूदी के राजा यहोयाकीन को गिरफ्तार कर बेबीलोन ले गया। 1586 ईसा पूर्व में यहूदियों ने विद्रोह किया तो नेबूकदनेजार ने यरूशलेम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सोलोमन का यह पहला मंदिर ढहा दिया गया और हजारों यहूदियों को गुलाम बनाकर बेबीलोन ले जाया गया। 539 ईसा पूर्व में फारसी शासक साइरस महान ने बेबीलोन पर दोबारा कब्जा किया और यहूदियों को वापस आने की अनुमति दी। 516 ईसा पूर्व में फारसी शासन के तहत यहूदियों को वापसी की अनुमति मिली और दूसरा मंदिर बनाया। रोमन काल में यहूदियों का विस्थापन शुरू हुआ।
70 ईस्वी में रोमनों ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया और उसके दूसरे पवित्र मंदिर को भी ढा दिया। यहूदियों को दुनिया भर में बिखरने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसके बाद यरूशलेम पर रोमन, बेजेंटाइन, मुस्लिम, क्रूसेडर्स, ऑटोमन तुर्क आदि लोगों का शासन रहा। 1800 के अंत में यरूशलेम पर एक छोटी यहूदी आबादी रहती थी, लेकिन ज़्यादातर यहूदी यूरोप और दूसरे देशों में रहने लगे। 19वीं-20वीं शताब्दी में ज़ियोनी आंदोलन के तहत यहूदियों ने फिलिस्तीन में वापस आना शुरू किया। आपको बता दें कि तब ऑटोमन साम्राज्य, उसके बाद ब्रिटिश मैंडेट में यह कार्रवाई शुरू हुई। 1948 में इजराइल की स्थापना की गई। यरूशलेम का पश्चिमी भाग इजराइल के अधीन आया, जबकि पूर्वी भाग, जिसे ओल्ड सिटी कहते हैं, जॉर्डन के कब्जे में रहा। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी अविभाजित राजधानी घोषित किया। मौजूदा समय की बात करें तो आज यरूशलेम इजराइल का विवादित राजधानी शहर है, जिस पर फिलिस्तीनी भी दावा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पूर्वी यरूशलेम को अधिकृत क्षेत्र मानता है और इजराइल के कब्जे को मान्यता नहीं देता है। कुछ ही देश इसको मान्यता दिए हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 विशेष मेहमान, जे.एस. सोढ़ी साहब, रक्षा विशेषज्ञ, और करोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जे.एस. सोढ़ी साहब, पहला सवाल आप ही से। गाजा युद्ध से मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच तनाव क्यों बढ़ रहा है? क्या इन मुस्लिम देशों का कोई वेस्टेज इंटरेस्ट है फिलिस्तीन में? जय हिंद डॉक्टर प्रसून जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूँ, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। जब पहला विश्व युद्ध 1919 में खत्म हुआ, तब अमेरिका ने एक कमीशन का गठन किया, जिसका नाम किंग क्रेन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन ने 1922 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट में लिखा कि यदि मध्य पूर्व में इजराइल नामक राष्ट्र बनाया गया तो मध्य पूर्व में कभी शांति नहीं होगी। लेकिन तब भी इस रिपोर्ट के बावजूद इजराइल को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे इजराइल ने खुद आजादी डिक्लेयर की 1948 में। जब 2001 में अमेरिका में 9/11 आतंकवादी हमले हुए, जिसमें इस्लामिक आतंकवादियों ने 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर गिराए एरोप्लेन्स में बैठ के, उसके एक हफ्ते बाद न्यूज वीक जो कि दुनिया का एक विख्यात पब्लिकेशन है, उसने ओपिनियन पोल किया और उसके आंकड़े ये निकल के आए कि 58% अमेरिकन ने माना कि ये जो 9/11 के आतंकवादी हमले हुए, ये इसलिए हुए क्योंकि अमेरिका जिस तरह से मिडिल ईस्ट में गलत पॉलिसियां अपनाता है, अमेरिका जिस तरह से इजराइल की गलतियों को नजरअंदाज करता है, उसका ये कारण था कि 9/11 के आतंकवादी हमले हुए। यानी कि जो 1919 में किंग्स क्रेन कमीशन ने जो कहा था, वो बिल्कुल सही साबित हुआ। आज जो दुनिया में अशांति है मिडिल ईस्ट की वजह से, उसके लिए पूरी तरह से ब्रिटेन और फ्रांस जिम्मेवार है, क्योंकि इन्होंने साइक्स-पाइकॉट एग्रीमेंट और बाल्फूर डिक्लेरेशन के तहत इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में उभरने दिया, जबकि अमेरिका ये नहीं चाहता था। अब ये तो इतिहास की बात है। अगर हम वर्तमान में बात करें, जितने भी अरब देश हैं, ये एक भी फिलिस्तीनी को गाजा पट्टी से अपने देश में क्यों नहीं ले रहे हैं, ये उनकी सोची समझी रणनीति है। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को अपने देश में लिया, इजराइल कभी इन फिलिस्तीनियों को वापस गाजा पट्टी में नहीं जाने देगा। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी वादे करते हैं कि मैं दुनिया का आलीशान शहर बनाऊंगा, लोगों को बड़े बड़े घर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि जहां तक बेंजामिन नेतन्याहू की बात है, वो जो पिछले 30 साल से सत्ता में हैं, 1996 में पहली बार आए थे और 18 साल से सत्ता में हैं पिछले 30 साल में से, उनका एक ही एक स्लोगन रहा है चुनावी रैलियों में, वो है कि जंग करनी चाहिए हमें अरब देशों पे, ईरान पे। क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो जंग की बात करते हैं, उनका जो कोर वोटर बैंक है वो उनकी तरफ आकर्षित होता है, उन्हें वो वोट देता है। तो मध्य पूर्व में तो शांति कभी नहीं आएगी, ना ही। सोढ़ी साहब, मुझे आपकी बात से एक चीज का एहसास हो रहा है कि इस पूरे विवाद की जड़ इजराइल है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमले किए गए, उस तरीके से कोई भी सभ्य समाज इस तरह के हमलों को स्वीकार नहीं कर पाता। इजराइल के पास ऑप्शन ही क्या था?
देखिए, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है जी। अगर हमें इतिहास में जाएंगे, दोनों साइड से बहुत गलतियां हुई हैं, कोई एक पक्ष से नहीं हुई है। लेकिन मैंने इतिहास के 2 इंसिडेंट इसलिए कोट किए क्योंकि इजराइल ने खुद आजादी डिक्लेयर की, जबकि संयुक्त राष्ट्र का रेजोल्यूशन 181/2 जो 29 नवंबर 1947 का था, वो कुछ और कहता था। इजराइल उसे नहीं माना और स्वयं आजादी डिक्लेयर कर दी। उसके बाद लगातार मध्य पूर्व में लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं। सोनी साहब, मेरा भी इतिहास को लेकर जो अध्ययन है, वहाँ जो उस समय मौजूदा राजा था, उसको ये अधिकार था कि वह अपने इलाके की जमीन बेच सके। दुनिया भर के यहूदियों ने वहाँ से जमीनें खरीदी और जब बसने लगे और एक मेजॉरिटी में आ गए, तब वहाँ के अगल बगल मुस्लिम देशों ने ऐतराज जताया, न कि वहाँ के शासक ने। अब दिक्कत ये है कि जब एक बार कोई समुदाय जुट जाता है उसको रहने की, जबकि उसको पूरी दुनिया से नफरत मिल रही है, वो अपने आप को कहीं तो इकट्ठा करता। और अगर ऐसी स्थिति में आप उसके ऊपर युद्ध थोपेंगे तो जीतने वाला ही फिर आगे की रणनीति तय करता है, जो कि अब हो रहा है। करोड़ी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। ईरान, तुर्की, कतर जैसे देश फिलिस्तीनियों का सबसे अधिक समर्थन क्यों करते हैं, यह बड़ा सवाल है। करोड़ी सिंह जी। देखिए प्रसून जी, आपने और सोडी साहब ने जी पूरे समस्या का इतिहास क्या है बहुत ही विस्तार से बताया। जी। ये भी बताया कि वर्तमान में किस तरह से ये समस्या जटिल हो गई है। आपकी रिपोर्ट से ऐसा लगा कि हमास ने आतंकवादी एक्शन किया था, उसके रेस्पॉन्स में इजराइल कर रहा है। समस्या यहाँ से शुरू होती है कि क्या इजराइल को इस तरह की डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स यूज करके जेनोसाइड करने का मैंडेट या राइट किसी रूप में मिल सकता है। दूसरा यह है कि अब इसका समाधान क्या है। देखिए, ट्रंप ने आने से पहले, चुनाव से पहले ये कहा था कि मैं इसका समाधान 24 घंटे में कर लूंगा, और आते ही उन्होंने कहा रिवेरा बना देंगे और बहुत ही बढ़िया सिटी बना देंगे, और जो पैलेस्टाइनियन हैं गाजा में उनको मिस्र और जॉर्डन अपने यहाँ रख लेंगे। उसमें सभी अरब कंट्रीज का, उसमें टर्की, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजिप्ट, सभी का ये रिएक्शन आया कि इस तरीके से डिस्प्लेस नहीं कर सकते, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो अरब लीग की मीटिंग हुई, उसमें $53 बिलियन का एक प्रस्ताव रखा गया कि इस तरीके से सीज फायर करके और गाजा का रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। डिस्प्लेसमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन शायद ट्रंप वो मानने को तैयार नहीं थे, जबकि पहले प्रारंभ में ट्रंप ने कहा था कि अगर मेरा रिवेरा का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है तो आप कोई विकल्प दीजिए। जब विकल्प आ गया तो वो कुछ दिनों इस विकल्प पे चुप हो गए। अब उन्होंने फिर ये प्रक्रिया शुरू की है कि किस तरह से शांति की स्थापना की जाए, और इसके लिए नेतन्याहू को 3 बार उन्होंने अपने इस पीरियड में वाशिंगटन बुला लिया है, बातचीत की है। ये तीसरी बार है। तीसरी बार बातचीत में नेतन्याहू ने सीनेट के स्पीकर से, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर से, जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट से और ट्रंप से 2 बार बात कर चुके हैं। पहले डिनर पे विस्तार से बात हुई और फिर सेकेंड टाइम फिर बातचीत हुई, लेकिन अभी कंसेंसस नहीं बनी है। और अब ये कह रहे हैं, जो विटकॉफ ने कहा है कि 4 मेन मुद्दे हैं और 4 में 3 मुद्दों पे सहमति बन गई है, एक मुद्दा बचा है और उस मुद्दे को सोल्व करते ही सीज फायर हो जाएगा 60 दिन का। लेकिन क्या सीज फायर होगा, क्या नेतन्याहू तैयार होंगे? क्योंकि नेतन्याहू ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जब तक हम हमारा मिशन पूरा नहीं कर लें, सबको जो बंदी हैं उनको रिलीज नहीं करवा दें, गाजा का कंप्लीट डीमिलिटराइजेशन नहीं कर दें, तब तक हम कोई सीज फायर या कोई समझौता नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो रफा सिटी है, वहाँ के लोगों को अलग से टेंट सिटी में रख लिया है और उनको डिस्प्लेस करने का प्लान है। तो इस तरह के डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या दुनिया तैयार होगी? क्या अरब कंट्रीज तैयार होंगे? क्या करोड़ी सिंह जी, अगर इजराइल का वर्जन सुना जाए, इजराइल का वर्जन सुना जाए तो वह साफ कर दिया है कि वह गाजा पट्टी में किसी भी तरीके से एक ऐसे संगठन को नहीं चाहेगा जो उसके खिलाफ लगातार युद्ध छेड़ रहा हो।
करोड़ी सिंह जी, ये स्थिति अगर भारत के साथ भी होती है, और हमास का लिंक तो आतंकवादी संगठनों से स्थापित हो चुका है, कश्मीर में उसने आतंकवादी संगठनों के साथ कई नेगोशिएशंस किए, कई तरीके की मीटिंग्स की, कई तरीके की सहायता भी पहुंचाई गई, जो और पहलगाम अटैक के बाद भी खुलासा हुआ जिसका। ऐसी स्थिति में ऐसे संगठनों को, ऐसे इलाके को कैसे कोई देश बर्दाश्त कर सकता है, वो भी जीती मक्खी निगलना। तमाम मुस्लिम मुल्क कहते हैं कि नहीं उनके मानवाधिकार कहाँ गए, लेकिन जब उनके मानवाधिकार की बात की जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मानवाधिकार संगठन, ये सारे चुप्पी साध जाते हैं। क्या अमेरिका का दबाव है या मुस्लिम मुल्कों की अपनी दोगली नीतियां हैं जिसके कारण से सभी चुप हैं? करोड़ी सिंह जी, देखिए प्रसून जी, जहाँ तक मुस्लिम देशों का सवाल है, वो अपने यहाँ ज्यादा अस्थायित्व नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिम देशों में अभी जो स्थिति बनी है, मुस्लिम देशों का आवाम है मिडिल ईस्ट में, वो फिलिस्तीन के साथ है। मैं ये नहीं कहूँगा हमास के साथ है, फिलिस्तीन के साथ है। और जो शासक हैं वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में शांति बनी रहे और अमेरिका के साथ रह के हम शांति की स्थापना कर लें। ये स्थिति वहाँ की है। और अमेरिका जो प्रारंभ में यहाँ तक आ गया था कि एक 2 स्टेट सॉल्यूशन है, 2 स्टेट बना दिए जाएं, फिलिस्तीन को अलग स्टेट बना दिया जाए, इजराइल को अलग, दोनों को मान्यता, एक जैसी मान्यता दे दी जाए। और इसको लेके पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र संघ में सऊदी अरब और फ्रांस ने एक न्यूयॉर्क में सम्मेलन का आयोजन करने की बात कही, तो ट्रंप ने कहा कि जो भी इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, हम 2 स्टेट सॉल्यूशन स्वीकार नहीं करते हैं। अब अमेरिका की नीति में भी ये बदलाव आता लग रहा है कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं चाहता। इससे ये लगता है कि वो नेतन्याहू की जो नीति है कि पूरे गाजा को बाहर निकाल दिया जाए और यहाँ अलग से सिटी डेवलप किया जाए। इसके साथ साथ नेतन्याहू ने एक बात और कही है, जो अब्राहम अकॉर्ड हैं उनका हम विस्तार करेंगे, लेकिन साथ साथ कतर का डेलीगेशन भी अभी वाशिंगटन में है, वो भी सीज फायर के लिए प्रयास कर रहा है। अब देखिए पहला स्टेप होगा वो सीज फायर हो जाए, वो 60 दिन की बात कर रहे हैं, 60 दिन का हो, 50 दिन का हो, कितना हो, उसके बाद आगे प्रक्रिया चले, आगे प्रक्रिया चले। इस पे इसीलिए हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे वह भारत पे भी पड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड जनरल JS सोढ़ी साहब। सोढ़ी साहब, जिस तरीके की समझौते की बात की जा रही है उससे तो मुझे लगता है, निजी तौर पे मुझे लगता है कि आतंकवाद पे बड़ी नकेल कसेगी। आपको क्या लगता है? प्रसून जी, ये 5वीं बार है जब इजराइल ने गाजा पट्टी पे हमला किया जब से हमास ने शासन संभाला गाजा का 2007 में। और पहली 4 बारी जब इजराइल ने गाजा पट्टी पे हमला किया, कुछ समय के लिए हमास को दबा दिया गया, लेकिन फिर हमास उभरा और खतरनाक और खूंखार हो गए। अभी भी इजराइल यही करेगा। इस वक्त हमास का पलड़ा हल्का है, इजराइल को फिर जीत मिलेगी, लेकिन कुछ समय बाद फिर लड़ाई झगड़ा होगा। जैसे डॉक्टर किरोड़ीमल जी ने सही कहा, मध्य पूर्व में शांति का एक ही तरीका है, वो है 2 स्टेट सॉल्यूशन, जो कि पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कई बार कहा। भारत की तो ये नीति रही है 1948 से कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही मिडिल ईस्ट में आ सकता है। इस पक्ष की गलती है, उस पक्ष की गलती है, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड के जो सोढ़ी साहब, मुझे लगता है मामला इससे आगे बढ़ चुका है, इससे आगे बढ़ चुका है। एक देश जिसको आप 2 नेशन के में दूसरी भूमिका दे रहे हैं, वह असल में आतंकवाद का जननी बन चुका है। इस बात को हम कितना अनदेखा कर सकते हैं भारत के लिहाज से? डॉक्टर प्रसून जी, भारत ने आज तक हमास को आतंकवादी संगठन नहीं डिक्लेयर किया। दुनिया में सिर्फ 9 राष्ट्र हैं जिन्होंने हमास को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया है। हमास ने जो 7 अक्टूबर 2023 को किया वो बहुत गलत था, खूंखार था, खौफनाक था, और इसकी हर शब्द में कड़ी निंदा होनी चाहिए। जो लोग उसके जिम्मेवार हैं उन पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये दुनिया से पूछना चाहता हूं कि बदले का अंत क्या होता है? बेहद अहम सवाल, बदले का अंत क्या होता है? फिलिस्तीनी आबादी का क्या होगा? करोड़ी सिंह जी, क्या विस्थापित कर देने के बाद ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी? वह दूसरे देशों की सभ्यता और संस्कृति में ढल जाएंगे?
या उनके लिए कोई आशंका रहेगी? चूंकि यहाँ की बड़ी जनसंख्या को कहते हैं ये मुस्लिम बनने से पहले ईसाई थे, उससे पहले वो यहूदी थे, उससे पहले कोई किसी और धर्म में थे, यानी बहुदेववाद की बड़ी परंपरा चली आई है। किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को एक झटके में आप खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए शायद ये बड़ा कारण है कि मुस्लिम मुल्क भी ऐसे लोगों को अपने यहाँ स्वीकार नहीं कर रहे हैं। करोड़ी सिंह जी, देखिए प्रसून जी, आप की बातचीत से एक चीज सामने आई है जी कि क्या भारत में से उसकी तुलना की जा सकती है, भारत की जो स्थिति है। देखिए, मेरी जिस तरह की इतिहास की समझ है तो या जो राजनीति की गत्यात्मकता मुझे समझ आती है, उसमें मुझे लगता है भारत की स्थिति को हम किसी भी पैलेस्टाइन या हमास और इजराइल की स्थिति से तुलना नहीं कर सकते। दूसरा, आतंकवाद के इश्यू पे आप एक बहुत बड़ा सवाल किया कि आतंकवाद को किस तरह से कंटेन किया जाए, ये भी इश्यू उभर कर सामने आया। देखिए, आज तक हम प्रयास कर रहे हैं, आतंकवाद के लक्षण की बात कर रहे हैं, लक्षणों को दूर करने की बात कर रहे हैं। भारत ने अब बड़े जोर शोर से एक इश्यू उठाया कि आतंकवाद के कारण क्या है। कारण है फाइनेंस करने वाले क्रॉस बॉर्डर से, या उसको जो लाइफ लाइन है उसको भी हम आतंकवादी माने और आतंकवाद को वार के रूप में। बेहद अहम बात कर रहे हैं करोड़ी सिंह जी आप, लेकिन इसका मूल सवाल ये है कि यह फंडिंग होती क्यों है, इसके पीछे धर्म को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? करोड़ी सिंह जी, देखिए प्रसून जी, मुझे नहीं लगता केवल धर्म की वजह से कोई फंडिंग होता है। हो सकता है धर्म की वजह से एफिलिएशन हो, लगाव हो किसी का, लेकिन जो एक्चुअल फंडिंग होता है वो राजनीतिक हित हैं, जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, और अलग अलग देश अपने राष्ट्र हित की दृष्टि से ये काम करते हैं। तो जो फंडिंग है उसको हम धर्म से जोड़ के नहीं देख सकते, अफिलिएशन को हम धर्म से जोड़ के देख सकते हैं, सहानुभूति धर्म से जोड़ के देख सहानुभूति को धर्म से जोड़ के देख सकते हैं। सोढ़ी साहब, इसी सवाल पे आपका भी जवाब बेहद अहमियत रखेगा। सोढ़ी साहब। डॉक्टर प्रसून जी, देखिए, इजराइल फिलिस्तीन का मामला दो धर्मों की लड़ाई नहीं, एक जमीन का टुकड़ा है, जमीन के टुकड़े की लड़ाई है। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब भी उन्हें समय मिले 4 ऑफिशियल दस्तावेज जरूर पढ़ें। पहला है मैकमोहन हुसैन करस्पॉन्डेंस 1915 का, साइक्स बाइकॉट एग्रीमेंट 1916 का, बाल्फूर डिक्लेरेशन 1917 का, और यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 181/2 29 नवंबर 1947 का। जब दर्शक ये 4 ऑफिशियल दस्तावेज पढ़ेंगे, उन्हें पूरी जानकारी मिल जाएगी कि इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा दो धर्मों की लड़ाई नहीं है, एक जमीन के टुकड़े की लड़ाई है। और यही जो चीज है, दुनिया के बड़े बड़े देश कहता है, जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा वहां शांति नहीं होगी। हम धर्म की आड़ ले लें, हम अलग अलग चीजों की आड़ ले लें, लेकिन अंत में क्या ये सभ्यता और संस्कृति की लड़ाई है, या धर्म की लड़ाई है, या महज जमीन की लड़ाई है? डॉक्टर साहब, ये सिर्फ जमीन की लड़ाई है, और जब तक ये जमीन के टुकड़े की लड़ाई सॉल्व नहीं होगी, जैसे यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन 1947 का कहता है, वहां पे शांति नहीं आएगी। हमने देखा 1948 से जब से इजराइल आजाद हुआ, कितनी लड़ाइयां होंगी, कितने हजारों लाखों आदमी मरे दोनों साइड से, कितनी करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हुई है, लेकिन क्या वहां पे शांति आई है? नहीं आई, और नहीं आई है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आपने हमारे दर्शकों की जानकारी बढ़ाई और एक नया व्यू दिया कि किस तरीके से समस्या को दिखना चाहिए। आप सभी एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।